हाय दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपका सी टेट के एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी, क्योंकि अब हमारे पास मात्र एक हफ्ते का समय बचा है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ समय है। इसीलिए मैं यहाँ पर सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लाया हूँ, जो आपको डायरेक्टली एग्जाम्स में देखने को मिलेगी। चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए आज का पहला सवाल यहाँ पर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा होता है। ठीक है, जितने भी कॉन्टिनेंट्स होते हैं, कॉन्टिनेंट्स में से सबसे छोटा जो कॉन्टिनेंट्स है, स्मॉल कॉन्टिनेंट्स, उसका नाम यहाँ पर पूछा है। देखिए, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट्स होता है ऑस्ट्रेलिया। क्या नाम है उसका? ऑस्ट्रेलिया। और इसको दूसरा नाम होता है प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीपीय भी इसको बोला जाता है, प्रायद्वीपीय महाद्वीप बोला जाता है। अगर आपसे सवाल पूछे कि प्रायद्वीपीय महाद्वीप कौन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, तो उसका भी आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्वेश्चंस को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत है। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत मतलब गैर परंपरागत उसको बोलते हैं जिसको हम लोग एक बार यूज करने के बाद दोबारा उसको यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं, उसको बोलते हैं परंपरागत। और जिसको हम लोग बार बार यूज करें, जैसे कि एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज कर सके, उसको बोलते हैं गैर परंपरागत। ठीक है, यहाँ सुनने में उल्टा लग रहा होगा, लेकिन यही है गैर परंपरागत जिसको हम लोग बार बार यूज कर पाए, और परंपरागत जिसको हम लोग सिर्फ एक बार यूज कर पाए, उसी को बोलते हैं यहाँ पर गैर परंपरागत स्रोत। ठीक है, तो चलिए हमसे पूछा है गैर परंपरागत स्रोत जो हम लोग बार बार यूज कर पाए। ईंधन को हम लोग सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं। प्राकृतिक गैस जिसको CNG बोला जाता है, CNG को हम लोग एक ही बार यूज कर सकते हैं। कोयला भी जलने के बाद सिर्फ एक ही बार यूज हो सकता है, लेकिन हमको वो पूछा है जो बार बार यूज कर सकते हैं। तो सौर ऊर्जा जो है वो हम लोग यहाँ पर बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा गैर परंपरागत स्रोत कौन है? सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब तापीय ऊर्जा और बायोगैस, ये सब किस में आता है? गैर परंपरागत स्रोत में। ठीक, और बाकी जितने ऑप्शंस हैं ये आ जाएंगे परंपरागत। सभी ऑप्शन अच्छी तरह से देखिएगा, ये परंपरागत और ये हो जाएगा गैर परंपरागत स्रोत का एग्जाम्पल्स। ठीक है, चलिए अच्छी तरह से क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर कि विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है। अगर हम कोई एक तालाब में छोटे से जगह पर या टैंक में जो है मछली को हम लोग वहाँ पालते हैं या खेती करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है क्या? पीसी कल्चर। पीसी कल्चर में मछलियों का पालन होता है या प्रजनन होता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं पीसी कल्चर। और बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं यहाँ पर। सेरी कल्चर जिसमें रेशम का पालन, रेशम का जो कीट होता है उसका पालन होता है सेरी कल्चर में। विटी कल्चर जिसमें अंगूर का उत्पादन होता है, अंगूर की खेती में जो होता है वह उसको बोला जाता है विटी कल्चर। और हॉर्टिकल्चर जिसमें फल और सब्जी का उत्पादन होता है उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो हमसे यहाँ पूछा था कि तालाबों में मछली का प्रजनन या पालन को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं पीसी कल्चर कहते हैं। ठीक है, मैंने चारों ऑप्शंस बता दिए हैं, ये चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में नहीं पहचाना जाएगा। मतलब पहले जो मुगल शासक का वंशज जो चलता था वो उस दिन के बाद वो खत्म कर दिया जाएगा, इसके बाद वो वंशज नहीं चलेगा। किसके बाद? बहादुर शाह जाफर के बाद जो है कोई भी मुगल सम्राट अगला नहीं बनेगा, ये कह रहा है। ये किसने कहा था? तो देखिए, ये कहा था लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि बहादुर शाह जाफर जो है वो आखिरी मुगल सम्राट होंगे, इसके बाद मुगल सम्राट का जो पद है वो वहाँ से हटा दिया जाएगा। इसके बाद जो अंग्रेज का जो वायसराय होते थे, गवर्नर होते थे, वही सिर्फ वहाँ पर रह जाएंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने कहा था कि बहादुर शाह जाफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे? तो वो हो गया लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल कब के समय का था? तो जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ था मंगल पांडे का, उसी समय ये कहानी है। ठीक है, क्योंकि बहादुर शाह जाफर जो है वो दिल्ली से अपना विद्रोह जो है वहाँ पर शुरू किए थे। ठीक है, बहादुर शाह जाफर द्वितीय। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि
अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा है और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी। मतलब यहाँ पर पूछ रहा है कि वो कौन सा ब्रिटिश शासक था जो यह कह रहा था कि अवध पर जो अभी नवाब है, क्योंकि उस समय नवाब चलते थे, अवध का जो नवाब है उस पर सही से शासन नहीं कर पा रहा है, तो उस पर सही से शासन करने के लिए वहाँ पर जो है उस नवाब को हटा करके ब्रिटिश शासन लागू कर देना चाहिए। ये किसने कहा था? तो देखिए, ये कहा था लॉर्ड डलहौजी ने। किसने कहा था? लॉर्ड डलहौजी ने। क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत सारे अलग अलग टाइप का पूछता है। जैसे कि बोलता है कि अवध का चेरी किसको बोला जाता है, ठीक, तो यही किसको जलता है? अवध को ही बोला जाता है, ठीक। अब बोलता है कि किसको जो है बोला था डलहौजी ने कि अवध एक चेरी है, मैं इसको जरूर एक दिन खाऊंगा, तो ये इसका आंसर कौन होगा? डलहौजी ही होगा। हड़प नीति किसने चालू किया था? डलहौजी ने ही चालू किया था। व्यापगत की नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी उसी को कहा जाता है। इससे एक न एक क्वेश्चन आपको जरूर देखिएगी इसमें से डलहौजी से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर होगा कि गलत शासन का मतलब ये अवध का जो नवाब थे उस समय कौन थे? अवध का नवाब था वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह ये उस समय अवध पर वहाँ पर क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे। तो डलहौजी ने बोला कि ये अवध पर सही से शासन नहीं कर पा रहे, इसीलिए अब इनको यहाँ से हटा करके ब्रिटिश शासन यहाँ पर लागू किया जाएगा, ठीक है। तो वो किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगर आपसे ईस्वी पूछे तो ईस्वी होगा 1856 में। 1856 में जो है अवध को इसने यहाँ जो है अपने ब्रिटिश शासन में मिला लिया था। कुशासन का, क्या चीज का? कुशासन का आरोप लगा करके अवध को जो है ब्रिटिश शासन में मिला लिया था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे हैं, भारत के किस शासक को छोटा तिब्बत कहा जाता है? छोटा तिब्बत कहा जाता है लद्दाख को। क्या कहा जाता है? लद्दाख को। क्यों? क्योंकि यहाँ के वेश भाषा बोली जो है अधिकतर तिब्बत से मिलती है। और इसी को दूसरा नाम क्या बोलते हैं? खापाचांग का। खापाचांग जो है लद्दाख को ही बोला जाता है छोटा तिब्बत, ठीक है। और यहाँ पर एक फेमस लद्दाख में एक फेमस जो है यहाँ पर प्रोग्राम होता है जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पर? केसर सागा। केसर सागा बोला जाता है, जो यहाँ पर पर्व के समय गाया और बोला जाता है, उसमें नृत्य किया जाता है प्रोग्राम के समय। तो केसर सागा कहाँ होता है? लद्दाख में। छोटा तिब्बत किसको बोलता है? लद्दाख को। और लद्दाख का दूसरा नाम क्या है? खापाचांग, ठीक है। तीनों टाइप का क्वेश्चन मैंने बता दिया जो आने की पूरी चांस है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देख पा रहेंगे कि भारत का संविधान कब अपनाया गया था? आप अगर इसमें अधिकतर जो लोग होंगे वो बोलेंगे 26 जनवरी 1950, जो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन अच्छी तरह देखिएगा, संविधान कब अपनाया गया था मतलब एक्सेप्ट कब किया गया था ये पूछा, ना कि वो कब से लागू किया गया था, पब्लिश कब से किया था वो नहीं पूछ रहा। हमसे पूछ रहा कि अपनाया कब गया था। अगर ये जो है आंसर 26 जनवरी 1950 ये है, इसमें जो है संविधान को लागू किया गया था, ठीक। अपनाया कब गया था? तो 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान को एक्सेप्ट कर लिया गया था, अपना लिया गया था कि हाँ यही भारत का संविधान होगा। कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? भारत को इंडिपेंडेंट मिला था, आज़ादी मिला था, ठीक है। मैं तीनों क्वेश्चन जो है यहाँ पर करा दिया। ये स्वतंत्रता दिवस है, ये अंगीकृत किया गया मीन्स अपनाया गया वाला डेट है, और ये लागू किया गया संविधान का डेट है, ठीक है। संविधान के पिता किसको बोलते हैं? अंबेडकर जी को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, हम यह आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? देखिए पूरा पाषाण जो है पाषाण युग टोटल कितने थे? पहला था पूरा पाषाण, फिर मध्य पाषाण, फिर नव पाषाण, जिसमें से पूरा पाषाण का काल जो है सबसे ज़्यादा चलता है 20 लाख से 12 लाख वर्षों तक। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा मनुष्य का सबसे ज़्यादा समय चलने वाला कौन सा पाषाण युग है? तो वो है
पूरा पाषाण, ठीक। माइक्रोलिथ कौन सा है, तो मध्य पाषाण। और नया जो है वो कौन आता है, नव पाषाण में आता है, जिसमें से खेत कृषि जो है वो नव पाषाण में ही आता है, ठीक है। कृषि का जो उत्पादन शुरू हुआ था वो नव पाषाण में हुआ था, और छोटे छोटे जो औजारों का जो आविष्कार हुआ था वो मध्य पाषाण में आता है, ठीक है। तीनों पाषाण मैंने बता दिया। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि शुतुरमुर्ग होते थे, ये कैसे पता चला। तो देखिए महाराष्ट्र में एक जगह है, महाराष्ट्र में एक जगह है पटने नाम का, पटने नाम का जगह है, जहाँ पर गुफा से क्या मिला है, शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या मिला है, शुतुरमुर्ग का अंडा वहाँ पर मिला है, जिससे पता चलता है कि वहाँ पर उस समय जो है शुतुरमुर्ग भी होते थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर बी में कि महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। तो यही हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि महाराष्ट्र के पटने से शुतुरमुर्ग के अंडे का अवशेष मिला है, जिससे पता चलता है कि पूरा पाषाण युग में शुतुरमुर्ग होते थे, उस समय शुतुरमुर्ग पक्षी होते थे, ठीक है। और यहाँ पर और मैं बता दे रहा हूँ, ये तो बात हो गया महाराष्ट्र के पटने का। एक आता है हुसंगी, हुसंगी में क्या मिला था, हुसंगी कर्नाटक में है, हुसंगी में मिला था चूना पत्थर, चूना पत्थर के अवशेष मिला था, ठीक है। और एक है कुरनूल, कुरनूल में जो है क्या मिला था, राख के अवशेष मिले थे, राख के अवशेष मिले थे, जिससे पता चलता है कि उस समय के लोग आग से परिचित थे, ठीक है। कुरनूल आंध्र प्रदेश में है, हुसंगी कर्नाटक में है, और पटने कहाँ है, पटने महाराष्ट्र में है, जहाँ से शुतुरमुर्ग का अंडा मिला है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों मैंने अभी तक एक बार भी रिक्वेस्ट नहीं किया, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया लाइक शेयर और अपने दोस्तों में जो है इसको जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि भारत में अपील प्रणाली का पूर्णवादिक प्रणाली किसे कहते हैं। अपील प्रणाली किसको कहा जाता है, जहां हम लोग कोई भी रिक्वेस्ट डालते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि भारत में अपील प्रणाली किसको कहा जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ भारत में कितने स्तर पर न्यायालय होते हैं, एक जिला स्तर, एक होता है राज्य स्तर जिसको हाई कोर्ट कहते हैं, और एक होता है सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में है, ठीक है। तो अगर आप कोई जिला अदालत में कोई आपको जजमेंट मिला, आप उससे खुश नहीं हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। अगर हाई कोर्ट में कोई आपके जजमेंट मिला है और आप उससे खुश नहीं हैं, तो आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो इसी को बोला जाता है, जब आप कोई निचली स्तर के जजमेंट से खुश ना हो तो आप ऊपरी अदालत में उसको अपील कर सकते हैं, उसी को बोला जाता है अपील प्रणाली। क्या बोला जाता है, अपील प्रणाली। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 में आप देख पा रहे होंगे कि निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। अगर आप निचली अदालत के आदेश से खुश नहीं हैं तो उच्च न्यायालय में जाकर के आप क्या कर सकते हैं, अपील का प्रावधान कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर निचली अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है। आप क्वेश्चन अच्छी तरह से देखिएगा, हमसे नेगेटिव आंसर पूछा, कौन नहीं है। हमको इसमें से गलत जो आंसर होगा, ऑप्शन होगा, वही हमको यहाँ पर आंसर देना है, ठीक है। चलिए पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। यह उत्तरी मैदान में दक्षिणी में स्थित है, जो कि सही है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत स्थित है, किसका, प्रायद्वीपीय पठार का, जो एकदम सही है। यहाँ कोयला और लोहा अयस्क जैसे खनिज मात्रा में, बहुत मात्रा में पाया जाता है, एकदम सही है। वहाँ कोयला और पठार में जो कोयला और जो लोहा के अवशेष है वहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं। चौथा देख लेते हैं। इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी महानदी और कृष्णा नदी मौजूद है, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये दोनों जो नदियां हैं वो पश्चिम की तरफ नहीं पूरब की तरफ बहती है। जैसे कि देखिए ये हो गया वेस्ट और ये हो गया ईस्ट, पूरब और ये पश्चिम, ठीक। तो जो महानदी कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये सब किधर बहती हैं, पूरब की ओर, और नर्मदा, ताप्ती, ये सब जो नदी है ये कहाँ बहती है, पश्चिम की तरफ, गुजरात की तरफ ये बहती हैं, ठीक है। तो यहाँ लेकिन हमसे यहाँ क्या दिया है कि ये जो है पश्चिम की ओर महानदी और कृष्णा बहती है, जो कि बिल्कुल गलत है। महानदी और कृष्णा जो है
पूरब की ओर बहती है। तो यही गलत हो गया, हमसे गलत ही पूछा था कि इसमें गलत कौन है, तो गलत ऑप्शन नंबर 4 है, जो आंसर हमारा यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ देख पा रहे होंगे, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। हड़प्पा सभ्यता का पतन, हड़प्पा सभ्यता को एक और नाम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं ताम्रपाषाण युगीन। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। ठीक है, पतन कैसे हुआ था ये हमको बताना। तो पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, शासकों का नियंत्रण उस समय समाप्त हो गया था। ये किनके द्वारा पता चलता है, उस समय जो पूरा तात्विक वैज्ञानिक जो थे उनका अनुमान है ये सब। ठीक है, तो उनके अनुमान के हिसाब से हमको यहाँ ऑप्शन चुनना है। तो ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था, ये सही है। जंगलों का विनाश हो गया था, ये भी सही है। सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी, ये गलत है। ठीक है, संभवतः नदियाँ सूख गई थी, ये भी सही है। तो हमको जो है यहाँ पतन का कारण बताना था, तो पतन कौन हुआ, ए बी और डी। ए बी और डी जो ऑप्शन है वो यहाँ पतन का कारण है। तो ए बी डी ऑप्शन में हमको देखना है कहाँ पर है, तो ए बी डी जो है ऑप्शन नंबर 2 में हमको दिख रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए बी डी। शासकों का नियंत्रण, जंगलों का विनाश और नदियाँ सूख गई थी। बाढ़ वाला जो ऑप्शन है वो गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए बी डी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर कि महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत आता है। देखिए बौद्ध धर्म जो है वो 2 पार्ट में बट गया था। ठीक, एक है महायान और एक है हीनयान। ठीक है, महायान और हीनयान 2 पार्ट में जो है वो बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था कनिष्क के समय जो बौद्ध संगीति हुआ था प्रथम शताब्दी में, उसी समय जो है बौद्ध धर्म 2 पार्ट में बट गया था, एक महायान और एक हीनयान। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्या क्या आता था। देखिए महायान के अंतर्गत आता था कि उस समय जो है बुद्ध की मूर्ति बनाना जो है वो शुरू हो गया था। ठीक, बौद्धित्व का जो है वो स्वीकारा गया था। तीसरा, उस समय जो मूर्ति कला का जो केंद्र था मथुरा को जो है वहाँ पर क्या हुआ था, उदय हुआ था। मथुरा का उदय हुआ था, मूर्ति कला के लिए फेमस हुआ था। ठीक है, ये सब कारण था, फेमस था महायान में। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। बुद्ध, महायान के अंतर्गत हमको बताना है, बुद्ध में मूर्ति की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी, कुछ नहीं सब कुछ था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी, जी एकदम सही है। उस समय बुद्ध की मूर्ति जो है बनना शुरू हो गया था। बौद्धिस्ट को नहीं स्वीकारा गया था, नहीं गलत है, बौद्धिस्ट को स्वीकारा गया था, उस समय एक्सेप्ट किया गया था। चौथा, मूर्ति कला के केंद्र के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ था, नहीं पतन नहीं हुआ था, उदय हुआ था, उस समय से शुरू हुआ था, फेमस हुआ था मथुरा और तक्षशिला, किसके लिए, मूर्ति कला के लिए। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यही एक सही है, बाकी तीनों जो है क्या है, गलत है। तो जो महायान के तहत जो है बौद्ध की प्रतिमाएं जो है बनने शुरू हो गई थी। ठीक, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है अफ्रीका के बारे में सही है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में है, नहीं। यही एक ऐसा प्रायद्वीप है जिसे होकर कर्क, विषुवत रेखा, मकर रेखा तीनों गुजरती, ये बिल्कुल एकदम सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। इससे क्वेश्चन भी आती है कि ऐसा कौन सा देश है जिसमें कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है उस देश से। उस देश का नाम क्या है, अफ्रीका। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हमसे यही पूछा था कि अफ्रीका के बारे में सही कौन है, तो सही हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 2 कि यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही बिल्कुल हो जाएगा, आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन जो है अच्छी तरह से बिल्कुल पढ़ा कीजिएगा एग्जाम्स में। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देख पा रहे होंगे
कि भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि इसको बोला जाता है लौटता हुआ मानसून। लौटता हुआ मानसून जो है वो शरद ऋतु में है, उस समय बारिश होती है कहाँ? तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में। और जब ग्रीष्म ऋतु का जो मानसून होता है, आता हुआ बारिश जो है मानसून, वो कहाँ से शुरू होता है? वो होता है केरल से। जून का प्रथम हफ्ता में जो है केरल में मानसून शुरू हो जाता है, वो अरब सागर की तरफ से आता है। लेकिन ये वाला जो है वो कहाँ से आता है? वो बंगाल की लौटती हुई जो है बंगाल की खाड़ी की तरफ से आता है और बारिश होते हुए वापस चला जाता है। तो देखिए, वह स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। पवन अरब से बंगाल की ओर की बहती है। देखिए, हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 में ही मिल गया है। पवन स्थल भाग से लौट करके बंगाल की खाड़ी की ओर लौटती है। ठीक है, तो इसी से जो है लौटता हुआ मानसून क्रिएट होता है, जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ठंड के दिनों में बारिश होती है। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, इसीलिए तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है कि जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहते हैं? देखिए, कोस्टा रिका जो है वो दक्षिण अमेरिका में एक जगह है। ठीक है, ये पानी से घिरा हुआ एक जगह है, जहाँ पर पानी से घिरा होने के कारण यहाँ पर सेना का यूज नहीं होता है। तो क्या होता है, यहाँ का जो बजट है वो सेना का पैसा जो है वो स्वास्थ्य पर यूज किया जाता है, जिसके कारण वहाँ पर अधिकतर लोग जो है ज़्यादातर लोग स्वस्थ होते हैं। ठीक है, तो यही है कोस्टा रिका। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर सेना सुरक्षा बजट पर स्वास्थ्य बजट से ज़्यादा खर्चा होता है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। सैन्य बल का ना रखना ताकि स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके। जी, ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा यहाँ पर आंसर होगा, क्योंकि वहाँ पर सैन्य बल नहीं रखा जाता है और उसका जो पैसा है वो कहाँ यूज होता है? स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जाता है, इसीलिए वहाँ पर के लोग हैं वो ज़्यादा स्वस्थ होते हैं। ठीक है, कहाँ? ये अमेरिका का एक जगह है कोस्टा रिका। याद रखिएगा ये नाम, कोस्टा रिका। कोस्टा रिका किस लिए फेमस है? वहाँ सेना को ना रख करके उसका पैसा जो है स्वास्थ्य पर यूज होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो कैसा लगता है आप ज़रूर इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको वीडियो कैसा लगा, आपका स्कोर कितना रहा, आप इसमें से कितने जानते थे, ज़रूर इसमें बताइएगा। और अब वीडियो कैसा लगता है उसके लिए एक बार लाइक, शेयर, और अगर अच्छा लगता है आपको मेरा ये वीडियो तो उसको जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए बोलते